हिंदी भाषी साथियों के निवेदन पे हम ये एक हिंदी में सीरीज़ बना रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हकलाने के महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हुए। तो इस श्रृंखला में पहली प्रस्तुति में हम बात करेंगे हकलाना क्या है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संदर्भों के लिए आप नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं। इस पहली प्रस्तुति में हम बात करेंगे हकलाना क्या है, क्योंकि हम में से कई साथियों के मन में ये शक होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या मुझे जो हो रहा है ये हकलाना ही है या कुछ और है। तो हालांकि हम तीसरा में हम सभी लोग जानते हैं कि हकलाना क्या है। जो भुक्तभोगी हैं वो जानते हैं हकलाना क्या है, पर फिर भी कुछ साथियों के मन में शंका हो सकती है। तो हकलाना क्या है वास्तव में? तो हकलाना एक ऐसा अनुभव है जहाँ पे हमें पता होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। शब्द एकदम स्पष्ट है, कोई शक नहीं है शब्द के बारे में, लेकिन हम फिर भी बोल नहीं पाते। शब्द पता है लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो एक संघर्ष के साथ। और ये संघर्ष आमतौर पर प्रकट होता है चेहरे पे शिकन आती है, पलकें झपकती हैं, मुंह एक तरफ को खिंच जाता है, या पलकें हम झपकाते हैं तेज़ी से, या कई बार हम पलकें बंद कर लेते हैं जैसे हम बहुत डरे हुए हैं। और कई बार हाथ पांव ज़्यादा हिलते हैं। इसी तरह से कई बार उस कठिन शब्द पे पहुँचते पहुँचते हमारा पिच ऊंचा हो जाता है। जैसे मैं जाऊंगा कल कानपुर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ पे हमें कठिनाई का डर है, उस शब्द तक पहुँचते पहुँचते हम अपना पिच ऊंचा करने लगते हैं। इसी तरह से कई बार ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती, और मुमकिन है कि ऐसे व्यक्ति को देखकर आपको लगे कि शायद ये व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसके ना तो चेहरे पे कोई स्ट्रगल है और ना ही कोई शब्द बाहर आ रहे हैं, ना ही कोई मुंह से आवाज़ निकल रही है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि हम खुद बोलने के सारे प्रयास को छोड़ देते हैं बीच में ही। और ध्यान दें कि इन सारे लक्षणों में महत्वपूर्ण बात है अंदरूनी भाव या अंदरूनी विचार या अंदरूनी संघर्ष कि यानी अंदर एक एहसास पैदा होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर आप किसी बच्चे को हकलाते हुए देखें तो बच्चे को इतना स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि बच्चे के अंदर ये अंदरूनी स्ट्रगल नहीं चल रहा है कि मैं हकला कर कुछ बुरा कर रहा हूँ। लेकिन बड़े लोगों में हकलाने के दौरान, हकलाने के पहले, हकलाने के बाद भी एक अंदरूनी संघर्ष चलता रहता है। और ये संघर्ष जो है कुछ ऐसा होता है कि इसमें गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, डर भी है, शर्म भी है कि बोलने जैसा आसान काम आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। और इसके साथ एक बहुत काफ़ी दुख भी होता है, एक निराशा भी होती है कि शायद मैं कभी बोल नहीं पाऊँगा ठीक से। और एक फीलिंग ये भी होती है कि मैं बेहद अकेला हूँ इस संघर्ष में। इस संघर्ष को कोई समझ नहीं सकता, कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई समझेगा नहीं कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ, क्या मुश्किलें हैं मेरी। इसके अलावा हकलाने में कुछ और सच्चाइयाँ भी हैं, जैसे महिलाएं भी हकलाती हैं। आमतौर पर लोग ये बात समझते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ पुरुषों की समस्या है। नहीं, महिलाएं भी हकलाती हैं, मगर पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम। यानी 4-5 अगर पुरुष हकलाते हुए मिलेंगे आपको किसी ग्रुप में, तो शायद एक महिला हकलाने वाली मिल जाएगी उस समूह में। ये सभी धर्मों, जातियों और नस्लों में पाया जाता है। अमीर में, गरीब में, हिंदी भाषी, मराठी भाषी, गुजराती भाषी, सभी में। भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है। बचपन में सभी बच्चे जब वो बोलना सीख रहे होते हैं 2-3 साल के दौरान की आयु में, तो तब सभी बच्चे शब्दों पे लड़खड़ाते हैं। और लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं, यानी उनका बोलना अपने आप स्मूथ हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी माइनॉरिटी है बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये अपने आप ठीक नहीं होता बचपन में, और वो 2 से 5 वर्ष की आयु के बीच में जब हकलाना शुरू करते हैं तो फिर वो जारी रहता है उम्र भर। मगर तो संभवतः ये वे बच्चे हैं जिनमें स्टैमरिंग जीन्स या स्टटरिंग जीन्स पाए गए हैं। कुछ परिवारों में स्टटरिंग जीन्स पाए गए हैं, और उनमें हकलाने वाले सदस्यों की संख्या सामान्य के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। मेरे अपने परिवार में मेरे चाचा जी हकलाते थे, और पिछली पीढ़ी में भी कुछ लोग हकलाते थे।
और हो सकता है कि आपने अपने परिवार में किसी को भी हकलाते ना देखा हो, मगर फिर भी एक संभावना बनती है कि शायद वो लोग परिवार में जो हकलाते थे वो आपके बड़े होते होते ठीक हो गए, या उन्होंने उसको छिपाना सीख लिया। इसी तरह से वयस्कों में, अभी तक मैंने बात की बच्चों की, अब हम वयस्कों में आते हैं, बड़ो एडल्ट पॉपुलेशन में। तो वयस्कों में 1 से 2% की आबादी हकलाती है। यानी किसी भी जगह पर अगर आप 100 लोगों का इंटरव्यू लें और वो अगर ईमानदारी से खुलकर इस बारे में बात करें तो 1 या 2 लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो हकलाते होंगे। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हकलाने वाले बच्चों के का प्रतिशत 5 से 10% तक है। यानी किसी भी स्कूल में अगर आप जाते हैं तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अगर 100 बच्चे अगर आप लें, 100 बच्चों को अगर आप पढ़ने को बोलें तो आप गौर करेंगे कि शायद 8, 9, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको बोलने में समस्या हो रही होगी। मगर बच्चे तो बच्चे हैं, वो छिपाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो छिपा लेते हैं, नहीं बात करते। और कई बार टीचरों को भी ये बात इसीलिए पता नहीं होती, और इसीलिए हमें इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। इसी तरह से देखा गया है कि ढलती उम्र के साथ हकलाना कई बार अपने आप कम या लगभग गायब सा हो जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उम्र ढलने के साथ हम कई चीज़ों को स्वीकार करना सीख लेते हैं। इन कई चीज़ों में हकलाना भी है। अपने हकलाने को स्वीकार कर लेते हैं। उम्र ढल गई है इसलिए बदन में बहुत शक्ति नहीं है, इसलिए हम हर शब्द पे जूझते नहीं हैं, हर शब्द पे स्ट्रगल नहीं करते हैं, अच्छा बोलने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। और इस तरह से कई बार उम्र ढलने के साथ हकलाना अपने आप ही गायब सा हो जाता है। स्टैमरिंग चूँकि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जस्ट लाइक ऑटिज़म, इसलिए स्टैमरिंग में भी एक स्पेक्ट्रम है। तो कुछ लोग बाएं सिरे पे हैं, कुछ लोग दाएं सिरे पे हैं, कुछ लोग की स्टैमरिंग बहुत कम है, किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की कोई परवाह नहीं करता अपनी स्टैमरिंग की बिल्कुल भी, और कोई जो है एक शब्द पे हकलाने पे महीनों उदास रहता है। तो एक काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है स्टैमरिंग डिफ़िकल्टी का, और हमारी उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती, कैसे हम अपने हकलाने के प्रति रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको लेते हैं, इसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं लोगों में। कई बार लोग इसको इस रूप में भी कहते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर 4 किस्म का हो सकता है, डायबिटीज़ 3 किस्म की होती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हकलाने में भी 3-4 सब टाइप्स हो सकते हैं, और इसीलिए अपने हकलाने की दूसरे के हकलाने से तुलना करना बहुत साइंटिफिक है नहीं। हमारा सब टाइप फ़र्क होगा, उसका सब टाइप फ़र्क होगा, उसकी अपनी मुश्किलें होंगी, हमारी अपनी मुश्किलें हैं। इसके अलावा हकलाने में एक तरह का सीजनल, एक तरह के बदलाव, उतार चढ़ाव देखे गए जिनकी कोई वजह नहीं है, जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कई बार हकलाना बहुत ज़्यादा होता है कुछ दिनों तक, उसके बाद हफ्तों तक आप हकलाने से आज़ाद रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद एकाएक बगैर किसी वजह के हकलाना फिर से लौट आता है, और आप बड़े हैरान होते हैं कि क्या हो गया, क्या मैं तो अच्छा भला बोल रहा था, अब ये फिर से ये समस्या क्यों लौट कर आ गई। तो इसमें एक उतार चढ़ाव आता है जिसका कोई ऐसा क्लियर कट लॉजिक नहीं है, और इसीलिए उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होना भी वाजिब नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि कभी तो मैं ठीक हो जाता हूँ, कभी मैं हकलाता हूँ, क्या ये हकलाना ही है? हाँ, ये हकलाना ही है। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात है कि हकलाने का कोई संबंध बौद्धिक स्तर के साथ नहीं है। मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और स्टैमरिंग का कोई सा डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। इसी तरह से भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम इन ऐसी धारणाओं को त्याग दें कि हकलाने वाले बेवकूफ़ होते हैं या बहुत इमोशनल होते हैं, या हकलाने वाले बहुत इंटेलिजेंट ही होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हकलाने वाले रॉकेट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और हकलाने वाले खेत में मजदूरी करते हुए भी पाए जा सकते हैं। इसी तरह से पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी हमारे व्यक्तित्व का भी कोई खास लेना देना स्टैमरिंग से नहीं है। तो हम ऐसा ना सोचें कि हकलाने वाले ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, टालते रहते हैं काम को हमेशा,
या बहुत इमोशनल होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं या छोटी छोटी बात को लेकर बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत चिंता करने लग जाते हैं। नहीं, इनका आपस में कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। जैसे अन्य लोगों के में एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, वैसे ही हकलाने वालों में भी होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और एक गौर करने की बात है कि स्टैमरिंग तब नहीं होती जब हम अकेले में हैं। अगर हम अकेले में बात कर रहे हैं, जैसे मैं भी अकेले में बात कर रहा हूँ, शायद अभी मैं बिल्कुल ना हकलाऊँ। इसी तरह से जब हम गाना गाते हैं तब भी हम नहीं हकलाते। आपने शायद सुना होगा ऐसे रैपर्स को जो यूट्यूब चैनल पे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं हकलाता था, मैं हकलाता हूँ, लेकिन जब मैं रैप करता हूँ तो कोई मुश्किल नहीं होती, मैं बड़े आराम से शब्द बाहर आते हैं। तो गाना गाते वक्त, रैप करते वक्त, स्टेज पे एक्टिंग करते वक्त बहुत से लोग हैं जो हकलाना भूल जाते हैं, लेकिन उस शो के बाद उनके जब फैंस उनको जाके मिलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, तो वो पाते हैं कि उनका स्टैमरिंग लौट कर आ गया है। तो इसी तरह से छोटे बच्चों के साथ या पालतू जानवरों के साथ, आपका कोई पालतू कुत्ता है, बिल्लियों से बात करते हुए आप बिल्कुल नहीं हकलाएंगे या बहुत कम हकलाएंगे। लेकिन जब आप अपने से बड़ों से बात करते हैं, सीनियर लोगों से बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, तब हकलाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हकलाना को हम एक स्पीच डिसऑर्डर के रूप में ना देखें, बल्कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के रूप में देखें, समझें। क्योंकि अगर आप अकेले में नहीं हकला रहे हैं, सिर्फ दूसरे से बात करते वक्त हकला रहे हैं, तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो डायमेंशन है जहाँ पे आपकी समस्या मुखर हो रही है। और इसीलिए कम्युनिकेशन के डायमेंशन में ही आपको इसके समाधान भी तलाशने चाहिए। अगली प्रस्तुति में हम हकलाने से जुड़े अन्य तकनीकी मुद्दे लेंगे और आम बोलचाल की भाषा में उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक बोलते रहें, मुस्कराते रहें और अपना ख्याल रखें। और आखिर में हकलाओ मगर प्यार से, जूझो मत अपने आप से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।